Good morning everyone. Today we are going to start with a new concept which is concept of production. Last lecture में हमने वो सब कर लिया था कि रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है या प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली होता क्या है. अब इस टॉपिक्स में हम करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंसेप्ट मतलब प्रोडक्शन का असली कंसेप्ट क्या होता है. सो द प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन शो करता है. ठीक है, मतलब क्या इनपुट डालेंगे कि उससे आउटपुट जनरेट हो. दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ए पी, टी पी एंड एम पी. ये ए पी, टी पी, एम पी ये क्या है, ये इसके अंडर आता है प्रोडक्शन के अंदर. ठीक है, और इसको हमें पहले समझना पड़ेगा. ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहला क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपी या टीपीपी. दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एपी या एपीपी. तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है. टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हेन कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर. मतलब टोटल जो आउटपुट जनरेट करी गई है. ठीक है, टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्लस फिक्स्ड फैक्टर. मतलब अगर आपके घर में एक या आपके कंपनी में मान लीजिए कोई बिस्कुट की कंपनी है, वो बिस्कुट बनाती है. ठीक है, पार्ले जी की कंपनी है या कोई भी XYZ बिस्कुट की कंपनी है, उसने बिस्कुट बनाया है. तो उसमें इनपुट क्या है, आटा वगैरह. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर हो गया, और फिक्स्ड फैक्टर क्या है, मशीनरी हो गई. उन दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड, और एक नहीं ऐसे ही बहुत सारे जो टोटल प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट. टोटल जो आइटम्स बनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्लस फिक्स्ड फैक्टर. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मान लीजिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम दे दिया हमने कि एक महीने के अंदर हमें 500 पैकेट बिस्कुट के बनाने हैं, तो 500 पैकेट हो गया टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, और कितने दिन के अंदर, एक महीने के अंदर बनाना है. ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है. ये नहीं होगा कि कोई भी टाइम नहीं है, एक दिन होगा या एक महीना होगा या एक साल होगा, है ना. विद द हेल्प ऑफ द गिवन इनपुट, वन वेरिएबल वन फिक्स्ड. ठीक है, तो इसमें एक वेरिएबल फैक्टर होगा, एक फिक्स्ड फैक्टर होगा, दोनों को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, उनको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट दी समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. टीपी इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, या फिर टीपी इज़ ऑल्सो टीपी इंटू X1. टोटल प्रोडक्ट टीपी इज़ इक्वल टू एवरेज प्राइस इंटू X1. ठीक है, ये कैसे होगा ये हम आगे समझेंगे. X1 इज़ द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट. ठीक है, अब इसका एक शेड्यूल वो चेक कर लेते हैं. नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होती है, जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते हैं. क्योंकि एक फैक्टर तो फिक्स्ड हो जाता है, तो उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो कर नहीं सकते. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब ये वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ. मतलब पहले एक आदमी काम कर रहा था, फिर 2 काम करने लगे, फिर 3 काम करने लगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और आखिरी में 9 लोग. ठीक है, तो पहले जब एक लोग काम करते थे तो वो 2 यूनिट बना रहे थे. मतलब सोचिए एक आदमी 2 आईफोन बना रहा है, 2 आदमी 5 आईफोन, 3 आदमी 9, 4 12, 5 14, 6 15, 7 15. ठीक है, 8 14, और यहाँ वो घटने लग गया. ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम आने लग गई. ठीक है, टीपी कॉरस्पॉन्ड टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर कीपिंग द अदर फैक्टर फिक्स्ड. दूसरा फैक्टर फिक्स्ड है. अब ये आप सोचोगे कि ये प्रोडक्शन कम क्यों होने लगी, यहाँ पे 15 थी, कांस्टेंट रही. तो इसका रीज़न है, बेसिकली इसका रीज़न होता है कि कुछ लूप होल्स आने लग जाते हैं कि कोई फैक्टर ख़राब हो गया या फिक्स्ड फैक्टर ख़राब हो गया या वेरिएबल फैक्टर में ही कुछ लोग काम चोरी करने लग गए इसकी वजह से. तो हम जब डायग्राम को समझेंगे, ठीक है, उसमें हम जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा हमें कि कैसे टीपी इंक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट रखता है, फिर डिक्रीज़ होता है. ठीक है, तब हमें समझ में आएगी ये चीज़.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दी एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट of variable input. It is obtained by dividing total product by quantity of variable factor. TP क्या होता है? Total product is nothing but average product is nothing but total product, ठीक है, is function of या फिर TP over XQ. एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट और AP इज़ डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल्स। एवरेज कैसे निकलता है? टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो पर यूनिट आउटपुट होता है, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर, मतलब एक लेबर कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए आपके एक बिस्कुट की कंपनी है, उसमें एक जो लेबर है वो 10 बिस्कुट बनाता है और 5 लेबर हैं। तो अगर एक लेबर 10 बिस्कुट बना रहा है तो 5 लेबर कितने बनाएंगे? 5 × 10 बिस्कुट। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट और ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज यानी एक बंदा कितना काम कर रहा है, एक या पर यूनिट आउटपुट कितनी है, ठीक है। तो TP इज़ फंक्शन ऑफ X1 एंड X2। ये X2 के ऊपर ये जो बार लगा है ये कांस्टेंट है, मतलब X1 जो है वो वेरिएबल फैक्टर है और X2 जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर X1 हो गया, X2 हो गया फिक्स्ड फैक्टर, या तो AP इज इक्वल टू TP अपॉन X1। क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं तो यहाँ X1 आ गया इसके नीचे, ठीक है। और वहीं एवरेज दूसरा फॉर्मूला है इसका AP इज इक्वल टू TP अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो कि इस दोनों सेम ही है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन शेड्यूल सुन लीजिए कि यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक एक यूनिट्स। TP क्या है? वही पहले बढ़ रहा है 2 5 9 12 14 15 15 14 12, यहाँ जाके कांस्टेंट हुआ, यहाँ जाके कम हो गया। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इसको डिवाइड कर दीजिए, किसको? 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। मतलब वेरिएबल फैक्टर डिवाइड करेगा ना, तो TP कितना है? TP इज इक्वल टू AP अपॉन AP इज इक्वल टू TP अपॉन X1 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। तो TP कितना है? 5/2 2.5, ऐसे ही 9/3 3 4 12/4 3, ठीक है। यहाँ से हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल गया, मतलब टोटल प्रोडक्ट से हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल सकता है और एवरेज प्रोडक्ट से हम टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट, एक मिनट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट और आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन वेरिएबल इनपुट वाइल कीपिंग अदर इनपुट और फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। और इट इज़ अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 1 मोर और 1 लेस यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट? पहले याद रखना कि मार्जिनल जो है वो ना मार्जिन से निकला है, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। हम मार्जिन छोड़ते हैं ना एग्जामिनेशन में, अगर ये पेपर है आपका तो यहाँ मार्जिन लगा देते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइंस है, ये एक्स्ट्रा एरिया है, इसमें आप आंसर लिखते हो। तो मार्जिन इज़ बेसिकली एक्स्ट्रा, तो ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि इट इज़ द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर वाइल कीपिंग अदर इनपुट फैक्टर फिक्स। मतलब टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया या आउटपुट पर यूनिट में, या फिर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 1 मोर और 1 लेस इनपुट। मतलब टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है, किस वजह से? या तो हम मतलब 9 की जगह 10 लेबर लगा रहे हैं या 9 की जगह 8 लेबर लगा रहे हैं। मतलब एक फैक्टर कम करने से या एक फैक्टर ज़्यादा करने से क्या आउटपुट में, क्या टोटल प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो एम पी इजगल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, ठीक है। और एम पी इज़ नथिंग बट द चेंज इन टी पी अपॉन चेंज इन एक्स वन, मतलब वेरिएबल फैक्टर में क्या चेंज आया है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका शेड्यूल देख लीजिए। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टीपी कितना है 2 5 9 12 14 15 15 15 12। अब एमपी कैसे निकालेंगे, एमपी ऐसे निकालेंगे, माइनस कर दीजिए, या तो ये फार्मूला लगा लीजिए पहले वाला कि एम पी इजगल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। तो यहाँ तो एम पी सेम ही रहेगा, यहाँ तो माइनस होगा नहीं, इस इधर ही 5 में से 3 गए 2, ठीक है। और नहीं सॉरी, प्रीवियस वाले से कटे ना, तो यहाँ 2 का 2 सेम आ गया, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 12 में से 9 गया 3, ठीक है। इसमें से गए तो 2 आ गया, इसमें से गया तो 1 आ गया, 15 में से 15 गया तो 0 आ गया, 14 में से ये है, ये कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एम पी एन इजगल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, ठीक है। मतलब प्रीवियस वालों को सक्सेसिव वाले से माइनस करना है। जैसे कि 9 में से 5 माइनस कर दिया, 12 में से 9 माइनस कर दिए, 14 में से 12 माइनस कर दिए, 15 में से 14 माइनस कर दिया, ऐसे 12 में से 14 गए तो -2, 14 में से 15 माइनस करेंगे तो -1, 15 में से 15 तो 0, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है, चेंज इन टी पी अपॉन चेंज इन x1 यानी वेरिएबल फैक्टर है। अब इसमें और इसमें चेंज कितना आ रहा है, एक एक फैक्टर का चेंज आ रहा है, देखिए सिर्फ एक से ही इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो अब टीपी कितना है, टीपी है अपना फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं, ठीक है। चेंज इन टीपी कितना आया, 2 से 5 जाने में कितना चेंज आया, 3 का चेंज आया। और चेंज इन x1 कितना है, x1 में भी 1 का चेंज आया, तो 3 डिवाइड बाई 1 3, तो यहाँ 3 आ गया ना, ठीक है। सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ हम अगले में करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टिल देन एंजॉय, और ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीपी और एमपी का, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।